Hello everyone, welcome back to my channel Edu2Fly. In this video, we are going to study the capital asset pricing model. So let us start. First of all, let us understand the meaning of CAPM. So CAPM means Capital Asset Pricing Model. तो ये एक फाइनेंशियल मॉडल है, ये एक मैथमेटिकल मॉडल भी होता है जो कि डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द सिस्टमैटिक रिस्क एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर द एसेट्स। तो यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ते हैं किसके बीच का रिलेशनशिप, रिस्क एंड रिटर्न। सो एज वी ऑल नो कि इन दोनों के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप है। सो यहाँ पे एक लीनियर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है बिटवीन द रिक्वायर्ड रिटर्न एंड द इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क। तो हमें पता है कि अगर रिस्क इंक्रीज होता है तो रिटर्न भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये मॉडल बेसिकली दिया था एक इकोनॉमिस्ट ने जिनका नाम था विलियम शार्पे। ठीक है, तो विलियम शार्पे ने ये मॉडल दिया था और इसके अलावा उन्होंने एक शार्पे रेशियो भी दी थी जो कि हम लेटर इस वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो बेसिकली व्हाट ही सेड इज कि जितना ज्यादा हमें रिस्क लेना हो, जितना ज्यादा रिस्क होता है मार्केट में किसी भी सिक्योरिटी का, तो उसके हिसाब से हमें उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, रिस्क के लिए हमें एक रिवॉर्ड चाहिए जो कि हमें रिटर्न के तौर पे मिलता है। ओके, सो CAPM में बेसिकली हम किसी भी एसेट का बीटा देखते हैं। बीटा क्या होता है? बीटा इज द सिस्टमैटिक रिस्क। ठीक है, तो किसी भी एसेट का बीटा, किसी भी एसेट का रिस्क फ्री रेट एंड उसका इक्विटी रिस्क प्रीमियम जो भी होता है, इन तीनों के बीच का क्या रिलेशन है और फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आता है। तो ये सारी चीजें हम CAPM में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले अब हम रिस्क को देख लेते हैं कि रिस्क क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिस्क हमें पता है क्या होता है, हम देखते हैं रिस्क के टाइप्स। तो रिस्क के बेसिकली हमें यहाँ पे दो टाइप्स देखने हैं। ओके, एक है हमारा सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है, और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है हमारा, वो एक्सटर्नल और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स की वजह से होता है। ठीक है, ये किसी भी अनकंट्रोलेबल वेरिएबल की वजह से होता है जो कि पूरी मार्केट को इफेक्ट करेगा, क्योंकि सिक्योरिटीज के जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। ठीक है, और ये कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक नहीं है, ये सबको इफेक्ट करता है। ठीक है, सबको इफेक्ट करता है क्योंकि ये मैक्रो वेरिएबल या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ही होता है। बेसिकली जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस आते हैं उससे होता है सिस्टमैटिक रिस्क। ओके, ऑन द अदर हैंड जो सिस्टमैटिक रिस्क है, इट रेफर्स टू द रिस्क which emerges out of the controlled factors or the micro factors which are industry specific. Okay, this risk is basically industry specific. It affects only particular industries and अगर पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है सो ऑब्वियसली इट इज कंट्रोलेबल। ओके, इट इज कंट्रोलेबल। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है, दिस इज अनडाइवर्सिफाइड एंड दिस इज डाइवर्सिफाइड। मीन्स वी कैन रिड्यूस द रिस्क, वी कैन रिड्यूस द रिस्क। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? अलग अलग टाइप की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करके रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क। लेकिन यहाँ जो सिस्टमैटिक रिस्क है ये अनडाइवर्सिफाइबल होता है। मीन्स यहाँ पे हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि इतनी सारी सिक्योरिटीज है मार्केट में। और जो ये सिस्टमैटिक रिस्क होता है, बेसिकली इसके अगर मैं टाइप्स बात करती हूँ तो ये दो टाइप्स के, तीन टाइप्स के होते हैं। इंटरेस्ट रिस्क, फर्स्ट वन इज द interest rate risk, next is the market risk, and the third one is the purchasing power risk. Okay, अनसिस्टमैटिक रिस्क की अगर मैं बात करती हूँ तो ये दो टाइप के होते हैं। वन इज द बिजनेस रिस्क, अनदर इज द फाइनेंशियल रिस्क। ओके, जो बिजनेस रिस्क होता है वो हमारे ऑपरेटिंग रिस्क होता है कि हमारा EBIT कितना है, सेल्स रिवेन्यू कितना हो रहा है, क्या हम अपनी जो भी ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसको कवर कर पा रहे हैं कि नहीं।
फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, क्या हम अपनी डेट कमिटमेंट्स को मीट कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अगर नहीं मीट कर पा रहे, अगर हमारी इनएबिलिटी है, तो फाइनेंशियल रिस्क होती है। ठीक है। बिजनेस रिस्क के लिए लोगों को, इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए, बिजनेस रिस्क प्रीमियम, और इसके लिए लोगों को चाहिए फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। ओके। तो आई होप ये रिस्क का कॉन्सेप्ट आपको भी समझ आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे अब हम पढ़ लेते हैं assumptions ऑफ CAPM मॉडल। सो बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो रिस्क अवर्स होते हैं। रिस्क अवर्स का होता है दे आर रिलक्टेंट टू टेक रिस्क। ओके, दे आर रिलक्टेंट टू टेक रिस्क। वो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, और लेंगे भी तो फिर वो कहेंगे कि हमें ज्यादा ज्यादा प्रीमियम। ओके। तो बेसिकली रिस्क अवर्स है, तो ये बिलीव करते हैं कैपिटल प्रिजर्व करने में। ठीक है। दे बिलीव इन कैपिटल प्रिजर्वेशन रैदर देन कैपिटल गेन्स। ओके। तो उनको कैपिटल गेन से इतना फर्क नहीं पड़ता है। ऑल्सो दे सीक टू मैक्सिमाइज देयर एक्सपेक्टेड रिटर्न। उनकी एक्सपेक्टेशंस काफी होमोजीनियस होती हैं। ये बोरो लेंड करते हैं ज्यादातर रिस्क लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, क्योंकि ये रिस्क एवर्स है। इनके यहाँ पे हम CAPM में एज्यूम करके रखते हैं कि मार्केट जो है परफेक्ट है, बट दिस इज वेरी अनरिलायबल assumption, क्योंकि मार्केट ऑलवेज परफेक्ट नहीं होती है। क्वांटिटी ऑफ रिस्क सिक्योरिटीज इज ऑलवेज गिवन इन द मार्केट। हमें पता है कि ये वाली सिक्योरिटी रिस्क है या ABC लिमिटेड है, इसकी सिक्योरिटी कितना रिस्क, इसकी सिक्योरिटी पे कितना रिस्क है। रिलायंस है फॉर एग्जांपल मेरे पास, तो उसके ऊपर कितना रिस्क है, रिस्क हमें पता होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है। तो ये भी हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं ले रहे, मार्केट परफेक्ट ले रहे हैं। ये सारी assumptions इसीलिए हैं ताकि थोड़ा हमें ये जो रिस्क रिटर्न का हिसाब है ये अच्छे से थोड़ा समझ आए। ठीक है। हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख लेते हैं। अब आते हैं हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को अच्छे से समझते हैं। ठीक है। सो इसका एक मैथमेटिकल मॉडल है, तो इसका एक फॉर्मूला है ये रहा। फॉर्मूले को ध्यान से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है इन्वेस्टर कि मुझे इतना रिटर्न तो चाहिए। ठीक है। RF होता है हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि ऐसा कोई चीज जहां पे मैं इन्वेस्ट करूं और मेरा रिस्क ही ना हो। तो ऐसा हम मानते हैं बैंक्स को जनरली, जो नेशनलाइज बैंक होते हैं हमारे, गवर्नमेंट के बैंक्स होते हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट की बॉन्ड्स है या गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है, क्योंकि यहाँ हमारा जो मनी होता है वो सिक्योर होता है। ठीक है। यहाँ पे रिस्क नहीं होता, तो ऐसी सिक्योरिटीज को मैं बोलती हूँ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, कल को मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसा रख रही हूँ और मुझे 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है वहां पे बिना रिस्क के। ठीक है। मेरा पैसा वहां पे सेफ है, तो वो होता है रिस्क फ्री रेट। अब रिस्क फ्री रेट हो गया ये RF। फिर उसके बाद होता है RM। ठीक है। RM होता है मार्केट रिस्क। रिस्क फ्री हो गया कि मैं अगर किसी नॉर्मली उसमें रख रही हूँ बैंक वगैरह में, तो मुझे कितना मिल रहा है बिना रिस्क के। लेकिन अगर मैं सिक्योरिटीज में वही पैसा इन्वेस्ट करती हूँ तो मुझे कुछ रिस्क उठाना पड़ेगा, तो मार्केट का क्या रिस्क चल रहा है, दैट इज RM। ओके। अगर मैं बात करती हूँ यहाँ बीटा की, तो बीटा हमने देखा था, बीटा क्या होता है इन्वेस्टमेंट का, इट इज द सिस्टमैटिक रिस्क। ओके। इट इज द सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि कितना चल रहा है। अब ये जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है ना, ये भी वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, क्योंकि जो भी मार्केट रिस्क होता है, लेट सपोज मार्केट का जो चेंज आ रहा है, मार्केट वॉलेटाइल है, मार्केट में चेंज आ रहा है 20%, और हमारे पास काफी सारी इंडस्ट्रीज है, लेट सपोज रिलायंस, टाटा, ABC लिमिटेड, एटसेट्रा एटसेट्रा, मेरे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। ओके। सो इन इंडस्ट्रीज का भी स्पेसिफिक जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो अलग होगा। जो सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज होते हैं, जो काफी अच्छी इंडस्ट्रीज होती हैं, उनका सिस्टमैटिक रिस्क कम होता है। लेट सपोज रिलायंस का 0.8 है, टाटा का 0.7 है, और अगर कोई नई इंडस्ट्री है जो जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, वो लोग काफी, उनका सिस्टमैटिक रिस्क ज्यादा होता है। ओके। फिर उसके बाद आता है हमारा RM माइनस RM। तो ये होता है हमारा मार्केट रिस्क प्रीमियम। अब इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते हैं। अगर मुझे किसी भी चीज में इन्वेस्ट करना है, तो मैं चाहूंगी जो मेरा रिस्क फ्री रेट है उससे तो मुझे ज्यादा ही मिले ना, क्योंकि मैं रिस्क उठा रही हूँ भाई, तो मुझे रिस्क फ्री रेट से तो ज्यादा ही रेट रिटर्न चाहिए। ठीक है। अब वो रिटर्न कितना होगा, वो डिपेंड करता है मेरे सिस्टमैटिक रिस्क पे। तो अगर मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए किसी भी चीज का, तो वो उस फॉर्मूले से मैं आराम से कैलकुलेट कर सकती हूँ।
दूसरी बात ये जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, अब इस ग्राफ को देख लेते हैं। इस ग्राफ में एक साइड हमने मार्केट रिस्क लिया है, एक साइड हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है। वही बात है, ये रिस्क रिटर्न का ही ग्राफ है। ठीक है, और हमें पता है लीनियर रिलेशन है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब इस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं स्टॉक मार्केट लाइन, या फिर इसको सिक्योरिटी मार्केट लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन रिस्क और रिटर्न के बीच का रिलेशनशिप शो करती है। एक और लाइन होती है कैपिटल मार्केट लाइन, वो बिल्कुल वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी एसएमएल और सीएमएल में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली ये जो सिक्योरिटी मार्केट लाइन होती है ये बीटा पे काम करती है, सिस्टमैटिक रिस्क पे काम करती है। ठीक है, और जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उनका रिलेशनशिप बताती है। अब ये है हमारा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न और ये है हमारा मार्केट रिस्क। ऑब्वियसली रेट इसका रिटर्न ज्यादा ही होगा रिस्क फ्री वाले से, क्योंकि हम रिस्क कुछ झेल रहे हैं। जो भी इन दोनों का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड द रिस्क प्रीमियम। ठीक है, रिस्क प्रीमियम और मार्केट रिस्क प्रीमियम इसको हम बोलते हैं। अब जो इसका ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ से हमें क्या मिलता है, ये सिस्टमैटिक रिस्क जो कि जनरली 1 होता है। अगर ये जो बीटा है ये 1 है, दैट मीन्स हमारा मार्केट में जो रेट चल रहा है, मार्केट में जो रिस्क है वही हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न उसके हिसाब से मिलेगा। बीटा अगर 1 से ज्यादा होता है तो इसका मतलब स्टॉक्स कैसे हैं, एग्रेसिव स्टॉक्स है, एग्रेसिव स्टॉक्स है या फिर बहुत ही रिस्की स्टॉक है। ठीक है, रिस्की स्टॉक है और उसमें इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बीटा लेस देन 1 का मतलब होता है जो वो स्टॉक्स जो कि हाँ नॉर्मल प्राइस के हैं, इतने ज्यादा रिस्की नहीं है, लेस रिस्की है। तो अगर आप रिस्क अवर्स है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो आ जाते हैं वापस इस वाली स्लाइड पे। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जो भी सीएपीएम मॉडल है वो किसके बीच का रिलेशन है, बीटा का, रिस्क फ्री रेट का, एंड द इक्विटी रिस्क प्रीमियम which is the this market risk premium, okay, or the expected return minus the risk free rate of return, this is expected only। तो इससे हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी या एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा जितना भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो निकल जाता है। अब ये रिस्क फ्री रेट जो होता है, ट्रेजरी बिल रेट, मतलब यूएस का जो ट्रेजरी बिल है जो होता है, बेसिकली उसको हम रिस्क फ्री मानते हैं कि इसमें रिस्क नहीं लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे टिपिकली ट्रेजरी बिल रेट लिखा हुआ है, तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सीएपीएम एंड बीटा का रिलेशनशिप। बीटा कंपेयर्स द स्टॉक सिक्योरिटी और द पोर्टफोलियोज वॉलेटिलिटी। बेसिकली ये सिस्टमैटिक रिस्क को मेजर करता है, कितना वॉलेटाइल है, कितना ज्यादा वो ऊपर नीचे हो सकती है उसकी वैल्यू। ठीक है, अगर कोई स्टॉक रिस्कियर है मार्केट से तो ऑब्वियसली वो एग्रेसिव स्टॉक होगा, उसका बीटा मोर देन 1 होगा। लेकिन अगर बीटा लेस देन 1 है तो हम यहाँ पे ज्यूम करते हैं कि जो रिस्क है पोर्टफोलियो का वो भी रिड्यूस्ड रिस्क है। जो भी स्टॉक का बीटा है अगर हम उसको मार्केट रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, विच इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मार्केट अबव द रिस्क रेट। ठीक है, जो भी मार्केट का रिटर्न है अबव द रिस्क फ्री रेट, अगर उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे भी हमें क्या मिल जाता है, सीएपीएम एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाता है। ठीक है, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करके उसको वापस से रिस्क फ्री से ऐड करें तो हमें रिक्वायर्ड रिटर्न मिल जाता है किसी भी एसेट का। ओके, तो मैंने बात की थी विलियम शार्पे की। सो इकोनॉमिस्ट थे विलियम शार्पे, जिन्होंने शार्पे रेशियो दिया था 1966 में। ओके, एज एन आउट ग्रोथ ऑफ हिज वर्क ऑन सीएपीएम मॉडल। तो शार्पे ने सीएपीएम मॉडल पे काम किया और हमें निकाल के दी एक शार्पे रेशियो। ठीक है, जिसको उसने रिवॉर्ड टू वेरिएबिलिटी रेशियो भी कहा। अब शार्पे रेशियो फॉर्मेलिकली बोले तो इट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द एसेट माइनस द रिस्क फ्री रेट which is RM minus RF divided by the standard deviation of the excess returns, okay, which is a measure of volatility। अब बेसिकली होता क्या है, शार्पे रेशियो में हम बीटा की जगह यूज करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, यहाँ पे ये बात ध्यान रखने वाली है, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ बीटा, तो वो हो जाती है हमारी शार्पे रेशियो। इन अदर वर्ड्स, this formula helps the investor determine the performance of returns attributable to risk when compared to its riskiness।
तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि कौन सा जो इन्वेस्टर है वो बता सकता है कि कौन सा रिटर्न अच्छा रहेगा उसके लिए अकॉर्डिंग टू द रिस्क. Sharpe ratio also allows the investors to understand the return of an investment compared to its risk. अब ऑब्वियसली शार्पे रेशियो भी वही काम करता है, सीएपीएम भी वही काम करता है, बट शार्पे रेशियो हमें एक डेफिनेट वो बताते हैं कि कैसे हमें एक्सपेक्ट करना है रिटर्न. आ जाते हैं हम सीएमएल एंड एसएमएल. सो सीएमएल एंड एसएमएल ये दोनों ही बहुत ही क्रूशल कॉन्सेप्ट्स हैं फाइनेंस में. सीएमएल का मतलब होता है कैपिटल मार्केट लाइन एंड एसएमएल का मतलब होता है सिक्योरिटी मार्केट लाइन, या फिर इसको हम बोल देते हैं स्टॉक मार्केट लाइन. दोनों के दोनों क्या बताते हैं हमें, रिस्क एंड रिटर्न के बारे में बताते हैं, उनके बीच का रिलेशनशिप हमें बताते हैं. इवन दो दोनों सेम चीज बताते हैं, सेम सिमिलर साउंड कर रहे हैं, बट रियलिटी में ये दोनों डिफरेंस है. एंड प्राइमरी डिफरेंस इनका क्या है पता है, प्राइमरी डिफरेंस है इट इज इन डिटरमाइनिंग द एवरेज रेट इन द फाइनेंशियल मार्केट. कितना एवरेज रेट ऑफ प्रॉफिट किसी को होगा. ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इनके डिफरेंसेस की, तो जो सीएमएल और एसएमएल में मेन डिफरेंस ये है कि जो सीएमएल है वो काम करता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे और ये काम करता है बीटा पे. मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाती हूँ तो यहाँ पे रिटर्न लेते हैं, यहाँ पे हम रिस्क लेते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यहाँ पे भी यही होता है. यहाँ पे रिस्क लेंगे, यहाँ पे रिटर्न लेंगे, बट यहाँ पे जो रिस्क होगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन पे बेस्ड होगा और यहाँ पे जो होगा ये सिस्टमैटिक रिस्क की बात करेंगे यहाँ पे. ठीक है, ग्राफ दोनों का एसएमएल सीएमएल वही रहेगा. ठीक है, ये चीज होती है. दूसरी चीज जो ये एसएमएल है ये सीएपीएम मॉडल पे डिपेंड करता है. ये जो है ये सीएपीएम मॉडल वाला है और ये जो है जो सीएमएल वाली लाइन है ये कैपिटल मार्केट थ्योरी पे काम करती है. ओके, अनदर डिफरेंस इज जो सीएमएल है वो हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न बताएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट पोर्टफोलियोज के लिए ही काम करता है. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एफिशिएंट पोर्टफोलियोज के लिए ही काम करता है, लेकिन ये वाला जो है ये सारी पोर्टफोलियो के लिए काम करेगा, चाहे वो एफिशिएंट वाली पोर्टफोलियो है, चाहे वो इनएफिशिएंट पोर्टफोलियो है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी है, सारी पोर्टफोलियोज पे ये काम करता है. ओके, जो सीएमएल है इसको कैरेक्टरिस्टिक लाइन भी कहते हैं. ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है कभी कैरेक्टरिस्टिक लाइन अगर आ जाए तो इसमें लिखा हुआ. So that's all for the today's video. I hope you understood the whole concept of CAPM model. मैंने बहुत ही डिटेल में इसको बताया है. वैसे अगर आप बीकॉम वगैरह में हैं तो डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस लगते हैं हमारे. बहुत इजी है इस फॉर्मूले से निकालना इसको. So thanks for watching video. If you like the video, hit the like button, share with your friends and do not forget to subscribe the channel.